वेलकम टू एडुकैमी यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बिहार जीके का क्लास का आयोजन किया और उसमें हम लोग आज हमारी 4th क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में हमने पढ़ा, गौतम बुद्ध के जो 4th नोबेल ट्रूथ थे उनके बारे में पढ़ा तथा गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी अध्ययन किया तथा साथ साथ में बुद्ध साहित्य के बारे में भी एक चर्चा हम लोगों ने एक नजर डाला, जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर इन सभी चीजों तथ्यों से सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम जो प्रारंभिक एग्जाम है वो तथ्यों पर ज्यादा महत्व देता है, तथ्य को ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा वहां पर पूछे जाते हैं। पर इस क्लास के माध्यम से हम लोग प्रारंभिक एग्जाम तथा साथ साथ में जो मेंस एग्जाम है जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं, उन दोनों को एक साथ पैरेलली हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि आपका मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक एग्जाम दोनों एक साथ आपका कवर हो जाए। और उससे बहुत सारे प्रश्न पर भी हम लोग साथ साथ में चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है ना, तथा कुछ मेंस सवाल पर भी उसके मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम बिहार के जीके पर पूरी तरीके से फोकस हैं, बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं, बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं और साथ साथ में बिहार के प्राचीन इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास को भी हम कोरिलेट कर रहे हैं ताकि आपको एक साइड से भारत का इतिहास भी कवर हो जाए, उससे जो प्रश्न बन रहे हैं वो दोनों एक साथ आपका हो जाए। ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो रहा है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध संगति अर्थात बुद्ध बौद्ध काउंसिल की बात की थी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई जो बिहार के जो महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल का एक संक्षिप्त विवरण हम लोग जानेंगे आज, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आपके मुख्य परीक्षा में और प्रीलिम्स एग्जाम अर्थात आपके प्रारंभिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि हम सभी को पता है बोध गया सबसे पहला स्थान की अगर हम बात करें बोध गया नाम से ही पता चलता है भाई बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब ज्ञान होता है। और ये स्थान जो है गया जो स्थान जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो शुरुआत जो है एक गयासुर नामक दानव हुआ करता था। हालांकि वो नाम से वो दानव था परंतु वो विष्णु के बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था, इसीलिए वहां पर एक मंदिर भी है जिसे विष्णुपथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और उस स्थान का नाम गयासुर दानव के नाम पर उस स्थान का नाम गया पड़ा। और वही स्थान पर जहां गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया, अपने बोध को प्राप्त किया, इसलिए वो वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष कहा जाता है। और वो संपूर्ण वो स्थान जो है बोध गया के नाम से प्रचलित हो गया, बोध गया के नाम से प्रचलित हुआ। बोध गया की अगर हम बात करें तो गया और बोध गया वह स्थान जो है जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम निरंजना नदी को आज प्रेजेंट के डे में वर्तमान दिवस में उसे निरंजना को फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो फल्गु नदी के किनारे ये स्थान बसा हुआ है जिसे आप बोध गया कहते हैं। लेकिन जब आप इस फल्गु नदी को बौद्ध साहित्य में या फिर हमारे पुराण साहित्यों में निरंजना के नाम से जाना जाता है। और इसकी भी घटना बोध गया की भी कहानी और भी है। अगर हम बात करें तो रामचंद्र ने अपने पितृ के लिए पितृ पक्ष का मेला लगता है वहां पर, जहां पर अपने पितृ अपने पूर्वजों के पिंड के तौर पर लोग हिंदू काव्य के अनुसार हिंदू धर्म के अनुसार वहां पर अपने पितृ की मोक्ष और उसकी मुक्ति की कामना
को लेकर उस विष्णुपथ मंदिर में लोग वहां भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग वहां जाते हैं और जाने के बाद जो है अपने पितृ अर्थात अपने पिता या फिर उनके जो पूर्वज जो सम्माननीय जो पूर्वज रह चुके हैं उन पूर्वजों की मुक्ति की कामना वहां पर जाकर करते हैं और पिंड दान करने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो स्थान जो है पितृ के नाम से जाना जाता है और वहीं पर एक मेला का आयोजन लगता है जिसे पितृपक्ष मेला के नाम से भी जानते हैं। तो स्थान गया और बोध गया है ना, जो कि निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे वो स्थापित है और उस समय इसे उरुवल के नाम से भी जाना जाता था। वो स्थान जो है उरुवल के नाम से भी जाना जाता। तो इस पर कई सवाल बन सकते हैं कि भाई यह स्थान निरंजना नदी के तट पर बसा है और उस वक्त निरंजना नदी को और भी स्थान को क्या कहा जाता था, उरुवल के नाम से भी जाना जाता। लेकिन भारत सरकार ने 2002 में 2002 में यूनेस्को अर्थात यूएनईएसको एंड यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं एजुकेशन, सो यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को अर्थात बोध गया को, महाबोधि मंदिर बोध गया की जो महाबोधि मंदिर है उस महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो एक क्वेश्चन अगर आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाए और उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज की भी अगर बात हो तो उसमें महाबोधि वृक्ष अर्थात महाबोधि जो मंदिर है उस महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में उसे घोषित किया है। कब किया भाई, वो 2002 में। तो ये भी क्वेश्चंस आपको इससे बन सकता है। वहीं पर पराग बोधि की बात होती है। पराग बोधि है क्या, तो पराग बोधि की अगर हम बात करें तो वो स्थान जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया, उस स्थान को पराग बोधि कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्यों की पीड़ा का कारण जानने और कष्ट एवं पीड़ा से जीवन को मुक्त करने के लिए जो संन्यास लिया था, है ना, वो पराग बोधि कहा जाता है। पराग बोधि का अर्थ क्या होता है? सो पराग बोधि का सिंपल सा अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले, पराग का मतलब, पराग मतलब पहले और बोधि का मतलब ज्ञान होता है। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले जो समय जो उस वक्त था उसे पराग बोधि कहा जाता है और वो स्थान जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उसे हम पराग बोधि कहते हैं। तो पराग बोधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से पहले। और यह स्थान जो है प्रतीकात्मक के रूप में बिल्कुल कल्पना ही जैसा है ना। और यह फल्गु नदी के तट पर बोध गया से 3 मील उत्तर पूर्व में पहाड़ी की चोटी पर यह स्थान स्थापित है जिसे हम पराग बोधि कहते हैं। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोध गया और पराग बोधि। वहीं पर आगे आप बढ़िए तो बराबर की गुफाएं हैं। देखिए बिहार जो है रिच हेरिटेज है। अगर हम बात करें टूरिज्म के क्षेत्र में बौद्ध सर्किट की अगर हम बात करें तो बराबर की जो गुफा है बिहार के अंदर में, इस गुफा की बात करें, ये भारत में मौजूद सबसे पुराने शैलकृत गुफाओं में से एक है। शैलकृत का मतलब, शैल मतलब सील होता है, पत्थर। तो ये जो गुफा जो है, जिस तरीके से इस गुफा की जो शार्पनिंग दी गई है, जिस तरीके से वो चिकना, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, तो भारत के जितने भी मौजूद हैं उनमें से सबसे पुराना इसे माना जाता है, इस बराबर की गुफा को। और ये कब बनाया गया था, इसकी कहानी जो है 322 ईसा पूर्व, 322 से 150 ईसा पूर्व पहले की कहानी है ना। सो ये जो है शैलकृत वाले जो है करीब 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के दौरान जो इसको बनाया गया था। ये बिहार में के जहानाबाद जिला, जहां बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में के बराबर नामक स्थान पर इसे बराबर की गुफाएं बनाया जाता था। इस बराबर की गुफाएं को नागार्जुनी के नाम से भी जानते हैं, नागार्जुनी के नाम से। तो ये क्वेश्चन और भी कि भाई बराबर की गुफाएं के स्थान पर नागार्जुनी शब्द का भी प्रयोग आपके एग्जाम में किया जा सकता है। और नागार्जुनी नाम की जो जुड़वा पहाड़ियां हैं, जुड़वा पहाड़ियां जो एक साथ कई पहाड़ जो आपस में जुड़े हुए हैं,
है ना, उससे स्थात है और साथ में इसकी दूरी करीब 24 किलोमीटर तक है। गया से इसकी दूरी कितना 24 किलोमीटर तक है। अब कहा जाता है कि भाई ये गुफा जो है किस काल के दौरान, तो मौर्य काल के दौरान की कहानी। चंद्रगुप्त, आपने चंद्रगुप्त की बात हम करते हैं तो मौर्य काल के दौरान में जो है इस गुफा को बनाई गई थी। और गुफा के बनाने के पीछे भी कारण थे कि उस वक्त के जो बड़े बौद्ध चैत्य हुआ करते थे, वो लोग बौद्ध चैत्य, अब स्तूप बनाया जाता था, प्रतीक बनाया जाता था, हाथी के तस्वीर, गोलाकार, ये सब कुछ बनाए जाते थे, है ना। तो ये गुफा किस काल के दौरान बना हुआ है, मौर्य काल के दौरान बनाया हुआ है। और उस मौर्य काल में गुफाओं में बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हुए हैं स्तूप के अंदर में, प्रतीक है आपका, खुदाई कर बनाई गई है, हाथी की तस्वीर है और गोलाकार गुंबद नुमा कक्ष बनाया भी गया है। जैसे कि एक चीज और भी माना जाता है कि भाई जो उस वक्त जो गुफा के पीछे बहुत सारी कहानियां भी है कि भाई भिक्षुकों के लिए था बनाया जाता था, या कह सकते हैं कि भाई बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा भी एक और भी हैं, उनके लिए जो घुमंतु लोग होते हैं, भिक्षुक लोग होते हैं, उनके लिए इस गुफा को उस वक्त बनाया था। तो मौर्य काल के दौरान में इस गुफा को बनाया गया था, बराबर की गुफाएं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कब बनाया गया था, तो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व में, और किस काल में, तो मौर्य काल में बनाया गया था। ठीक है, तो ये मौर्य काल में बनाया गया था। अब चल बात करते हैं चंपानगर। चंपानगर, ये चंपानगर है कहां, तो चंपानगर की अगर बात करें तो ये भागलपुर में स्थित है। चंपानगर कहां स्थित है, भागलपुर में स्थित है। ये स्थान जो है भगवान बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध के प्रवचन और उपदेश के लिए काफी जाना जाता है। तो भागलपुर जिले में स्थित है ये स्थान, भगवान बुद्ध के महा महत्वपूर्ण प्रवचन और उपदेश के लिए जाना जाता है। और इसमें जो है कंद्रका सूत्र या सोनददा सूत्र आदि भी शामिल है इसमें। साथ साथ में आप देख सकते हैं गगरा का कमल झील और बौद्ध बल की अन्य पर्यटक भी स्थान यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चंपानगर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं कि इनमें से कौन से बुद्ध के स्थली हैं, तो आपको 3-4 अलग से आपके विकल्प दिए जाएंगे, उसमें आपको चंपानगर दे दिया जाएगा। तो चंपानगर भागलपुर जिले में है और यह स्थान भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण प्रवचन के लिए और उसके उपदेश के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक दोना स्तूप। तो दोना स्तूप क्या है, तो इस स्थान के बारे में एक बहुत बड़ी लोक कथा है, कहानियां हैं कि भाई यहां पर बुद्ध के परिनिर्वाण और दाह संस्कार के बाद विवाद उत्पन्न हो गया था। गौतम बुद्ध कुशीनगर में उनका देहांत हुआ और देहांत होने के बाद लोगों ने आपस में विवाद उत्पन्न हुआ, और विवाद उत्पन्न होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों, जो विवाद के कारण था उनके 4 शिष्य, अब 4 शिष्य में उनके जो नश्वर अस्थियां जो थी, उस अस्थियां को आपस में उन लोगों ने विभाजित कर लिया, आपस में उनके बांट लिए, और बांटने के बाद उन्होंने उस अस्थियों पर स्तूप का निर्माण किया। वही स्तूप पवित्र पात्र के लिए प्रसिद्ध है, जो अब घास के टीले में बदल गया है, और इस टीले पर एक हिंदू मंदिर भी बना दिए गए जिसे देवी तारा के नाम से भी जाना जाता है। सो ये दोना स्तूप जो है, गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थी उस अस्थियां पर एक स्तूप बनाया गया, और वो स्तूप आज जो है उसमें टीले, बहुत सारे घास जमे हुए हैं, और उसी घास पर जो है एक मंदिर है जिसे तारा चंडी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदू का एक मंदिर है जिसे देवी तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोना स्तूप कहां में है आपका, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक यहां पर देखिए जिसे हम बोलते हैं घोषरावन। अब घोषरावन जो है ये क्या है भाई, तो ये बिहार राज्य के बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ अर्थात बिहार शरीफ जिला है, नालंदा के आसपास के रीजन वाले, है ना। तो बिहार शरीफ वहां का एक जिला है, और वही बिहार शरीफ में घोषरावन है, जहां पर जो स्थान भगवान बुद्ध के लिए 10 फीट लंबी एक चमकदार काले पत्थर की मूर्ति की वजह से काफी यह स्थान प्रसिद्ध है। तो यह स्थान भगवान बुद्ध के 10 फीट लंबी चमकदार काले पत्थर की मूर्ति यहां पर बनी हुई है। साथ साथ में 13वां जो इस स्थान के सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, बौद्ध पर्यटक के लिए भी ये काफी आकर्षक है। तो ये आपका घोषरावन कहां पर भी है, आपका बिहार शरीफ में है। ये बिहार शरीफ अर्थात नालंदा की बात हो रही है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पर आपका स्थित है।
तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वहीं पर एक स्थान है गुरुपा। अब गुरुपा बोध गया से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे है गुरुपा नामक स्थान। गुरुपा में क्या है भाई, तो एक किवंदती क्यूदंती क्यूदंती के अनुसार कहा जाता है कि जो महाकश्यप, अब महाकश्यप कौन, जो बुद्ध संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो महाकश्यप जो बुद्ध के उत्तराधिकारी के तौर पर भी जाना जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई वो मैत्रेय का इंतजार किया करते थे। मैत्री क्या था भाई, मैंने कहा था फ्यूचर बुद्धा, इससे आपको सिविल सर्विसेज में भी आपको प्रीलिम्स में एग्जाम पूछा था, फ्यूचर बुद्धा। तो जो महाकश्यप जो बुद्ध के उत्तराधिकारी, वो वहीं पर किवंदित में वो मैत्रेय का इंतजार कर रहे थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार जो मैत्रेय सबसे पहले कुकुत पदागिरी गई और फिर जो है महाकश्यप को पहाड़ से नीचे लेकर आई और फिर उनके लिए बुद्ध के लिए कपड़े लाए और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। तो सिंपल सी बात है कि जो गुरुपा स्थान है 40 किलोमीटर की दूरी बोध गया से, वहां पर महाकश्यप इंतजार करते थे मैत्रेय को। मैत्रेय का मतलब फ्यूचर बुद्धा की बात होती है कि भाई बुद्धा फिर से आएंगे, है ना, फ्यूचर बुद्धा की बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, मैत्रेय के बारे में भी बन सकता है। मैत्रेय, तो मैत्रेय क्या भाई, तो फ्यूचर बुद्धा की बात है। मैत्रेय का मतलब फ्यूचर बुद्धा। और कौन वेट कर रहे थे भाई, तो महाकश्यप इसका इंतजार कर रहे थे, जो महाकश्यप बुद्ध के उत्तराधिकारी भी थे। और महाकश्यप जो थे, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था महाकश्यप के बारे में कि महाकश्यप जो प्रथम जो बुद्ध संगति हो रहा था उस प्रथम के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बुद्ध के उपदेश के सूत पिटक और विनय पिटक इसी दौरान में, तो महाकश्यप प्रथम बुद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे, है ना, 483 के अंदर में। तो इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं हाजीपुर। हाजीपुर जो है केला के लिए काफी फेमस है ना। तो हाजीपुर आधुनिक में, हाजीपुर का प्राचीनतम नाम जो है पहले इसे उच्च कला भी कहा जाता था। आधुनिक हाजीपुर का प्राचीन नाम क्या है, उच्च कला। और ये पटना के ही सबसे नजदीक है, पटना के जस्ट जैसे ही बात जो है हाजीपुर है। सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण बौद्ध स्थली में से एक माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य जो आनंद जो सबसे करीबी थे, उस आनंद के पार्थिव शरीर के लिए यह स्थान प्रख्यात है। तो बौद्ध धर्म में इस स्थान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के स्वयं यहां पर कुला गोपाल का सुत्त का प्रवचन उन्होंने दिया था। कुला गोपाल का सुत्त का प्रवचन हाजीपुर में दिया था और उनके पार्थिव शरीर को, आनंद के पार्थिव शरीर को हाजीपुर में उनका दाह संस्कार किया था। इसलिए बौद्ध साहित्य में या फिर बौद्ध के धर्म स्थली में हाजीपुर का एक बहुत ही अपना महत्व माना जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। वहीं पर आप चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको हम इंदसला की गुफाएं बात करते हैं। सो इंदसला की गुफाएं ये बिहार के राजगीर जिले में है। राजगीर जैसा कि बिहार शरीफ में ही हमने बताया, नालंदा के आसपास के वाला रीजन राजगीर, पहले राजगृह कहा जाता था। सो बिहार के राजगीर जिले में स्थित है और ये स्थान अपने धार्मिक महत्व में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने सक्का द्वारा पूछे गए 8 प्रश्नों का उत्तर उस वक्त दिया था, है ना। तो ये स्थान की बात किया जाता है, तो धार्मिक महत्व के लिए बहुत जाना जाता है। और बुद्ध ने जो सक्का द्वारा पूछे गए जो 8 प्रश्न थे, उसका उत्तर उन्होंने पन्हासुत्त प्रवचन के माध्यम से उन्होंने दिया था। तो ये आपका इंदसाला गुफाएं की बात होता है। वहीं पर आप देखिए जेथियन। सो जेथियन किस लिए फेमस है भाई, तो जेथियन वह स्थान जहां पर राजा बिंबिसार, अब राजा बिंबिसार क्या है, 2 प्रकार के कंफ्यूजन होगा आपको। एक तरफ आप देखेंगे राजा बिंबिसार, एक है आपका बिंबिसार, और एक तरफ आएंगे बिंदुसार। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों का, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंबिसार जो थे हर्यंक डायनेस्टी के संस्थापक या किसके, हर्यंक डायनेस्टी का, और ये अजात शत्रु के पिता थे। अजात
शत्रु के पिता, है ना। और ये बिंदुसार क्या था भाई, ये थे चंद्रगुप्त के पुत्र, ये चंद्रगुप्त के पुत्र, चंद्रगुप्त के पुत्र। क्यों भाई, क्योंकि ये मौर्य डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य डायनेस्टी से इनका संबंध है बिंदुसार का और बिंबिसार का, ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो ये जेथियन वह स्थान जो है जहां पर राजा बिंबिसार, जो हर्यंक डायनेस्टी है ना, हर्यंक डायनेस्टी, तो राजा बिंबिसार ने अपनी पत्नी के साथ भगवान बुद्ध से मुलाकात की थी। तो आप एक कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन का क्या मतलब होता है, सम का मतलब समान और कालीन का मतलब एक, उसी काल के दौरान में, अर्थात उसी काल के दौरान में गौतम बुद्ध, बिंबिसार, या फिर आप कह सकते हैं कि जैन के अर्थात महावीर, तीनों समकालीन हुआ करते थे, मतलब उसी काल के दौरान। सो जेथियन क्या है भाई, वो स्थान राजा बिंबिसार ने अपनी पत्नी के साथ भगवान बुद्ध से क्या किया था, मुलाकात किया था, है ना, वो स्थान आपको जेथियन कहा जाता है। वहीं पर सुप्तियो सेतिया पर बना जो स्तूप है वो अवशेष को देखने के लिए बौद्ध पर्यटक वहां पर जाते हैं। तो ये जेथियन काफी प्रसिद्ध है आपका जेथियन, ठीक है। वहीं पर केसरिया स्तूप की बात करते हैं, तो केसरिया स्तूप, तो केसरिया स्तूप जो है यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है, केसरिया स्तूप। और केसरिया स्तूप क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर केसापुता, केसापुता इस स्थान का प्राचीनतम नाम है, इसे केसापुता भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर बुद्ध ने स्थानीय कलमा लोगों के लिए प्रसिद्ध कलमा सूत्र का प्रवचन दिया। कलमा सूत्र जो है प्रवचन गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध ने अंतिम दिनों में उन्होंने जाति और धर्म से परे लोगों को उनकी मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता 6 मंजिली संरचना वाला एक स्तूप बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है ना। तो केसापुता ये स्थान है आपका, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, जो आप सभी के लिए ये, अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, तो इनकी कहानियां इतने सारे हैं कि अगर मैं बताऊं तो पूरी क्लास इसमें सिमट जाएगी। चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है, और भारत नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है। ये सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है, और ये पहला भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय था जिसका स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। क्योंकि आवासीय इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर शिक्षा के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था थी, और यहीं पर वेनसांग जो चीन के पिलग्रिम हुआ करते थे, यहीं पर 10 सालों तक अपना शिक्षा ग्रहण किया उन्हां पर। लेकिन इसकी जो कहानी जो है काफी अलग है कि भाई इसकी कहानी के पीछे तुर्की जो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1903 के अंदर में इसको बर्बाद कर दिया था। बर्बाद करने के भी पीछे बहुत सारी कहानी है, क्योंकि बख्तियार खिलजी उस वक्त जो है बिहार के शासक के तौर पर स्थापित था, और इसकी कहानी यह इतिहासकारों के मध्य में बहुत डिफरेंस है। किसी ने कहा कि भाई बौद्धिज्म में यहाँ पर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें सिर्फ बौद्धिज्म, हिंदुज्म और तरह तरह की सभी पढ़ाई होती थी, लेकिन इस्लाम की पढ़ाई न होने के कारण भी बख्तियार खिलजी इस बात से काफी नाराज था। दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि वो एक क्रू भी था, और इसके बारे में और भी है कि भाई एक राहुल संस्कृत्यान हुआ करते थे वहां के प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय के। तो एक बार वो बीमार पड़ता है, तो बीमार के दौरान जो है, बीमारी के दौरान वो कोई भी औषधि नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कट्टरता उसके अंदर में बहुत थी। लेकिन वही नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य राहुल संस्कृत्यान के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी को ठीक कर दिया जाता है। परंतु उन्होंने एक कुरान दिया था, उस कुरान में उन्होंने औषधि के लेप लगाए थे, और वही कुरान को पढ़ते पढ़ते वो स्वस्थ हो जाता है बख्तियार खिलजी। बाद में इस बात का पता चलता है
तो इस बात को उसे बहुत एहसास होता है और गलानी महसूस भी होती है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिलस की भावना उसके अंदर में उत्पन्न होता है, और फाइनली उसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय की और भी कहानियां कि भाई उसकी जो अंदर उनकी पुस्तकालय में करीब 6 महीने तक लगातार वो आग जलती रही, इतनी बड़ी पुस्तकालय थी। और मुझे लगता है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें अगर आज भी होती तो हमारे भारत का इतिहास और भारत का चरित्र और भारत की जो सिविलाइजेशन कल्चर कितना ज़्यादा रिच होता और कितना कुछ जानने को मिलता, इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी भी नालंदा विश्वविद्यालय की जो घटना है, विदेशियों के द्वारा उसके बारे में पता चलता है, जैसे वेन सांग चाइना से आए थे, है ना, फाहियान, ये सब जितने लोग हैं उनके द्वारा पता चलता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा बौद्ध मठ हुआ करता था, और ये पहला भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चीनी जो तीर्थयात्री है वेन सांग, तो वेन सांग जो है अपने साहित्यिक कार्यों से इस विद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। एक जानकारी नहीं, बहुत सारी जानकारी। यही वेन सांग की बात हो रहा है जो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान में उनके संगोष्ठी में अक्सर वो जाया करते थे। साथ साथ में यहां पर बात किया जाए तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, सो बख्तियार खिलजी ने इसे 1193 ईस्वी में बर्बाद कर दिया। तो ये भी अब पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय का क्षतिग्रस्त अर्थात उसको बर्बाद किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। कब किया? 1193 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा, है ना। वहीं पर यह भी हो सकता है कि भाई वर्ष 1960-59 में 1960 to 19 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन पटना विश्वविद्यालय के जो बीपी सिंह ने इसकी एक्सकवेशंस अर्थात उनकी खुदाई करवाई, और खुदाई में बहुत सारे चीज देखने को मिले। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आज सो पिलग्रिम्स है और यूनेस्को ने भी इसको हेरिटेज के तौर पर मानता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त मतलब बिहार में तीन बहुत बड़े विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जो पालास के द्वारा बनाए गए थे, है ना। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय उस। वहीं पर अगर हम बात करें कि एक बौद्ध में राजगीर, राजगीर जो है जिसे राजगृह भी कहते हैं, उस वक्त मगध की जो पहली राजधानी राजगृह में ही थी, है ना। हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म की एक बहुत, ये सारे महत्वपूर्ण धर्म स्थल में राजगृह को माना जाता है, क्योंकि भाई राजगीर शब्द का मतलब होता है, अब देखो राजगीर, अब दो चीज कई लोगों ने कहा, इस चीज में अलग अलग मतलब आपको निकालेंगे। वास्तविक रूप से राजगीर का मतलब होता है राजाओं का निवास। गीर का मतलब, अब गृह भी है तो गृह मतलब निवास और राज मतलब राजा, राजाओं का निवास। कभी कभी राजगृह में पर्वतों का भी माना जाता है, भी गिरी मतलब पर्वत होता है। सो मगध साम्राज्य की ये पहली प्राचीन राजधानी राजगृह हुआ करती थी। लेकिन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि उद्यान, सो उद्यानी जो है, उदयन जो है के आने के बाद जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह से स्थापित करके पाटलिपुत्र में उन्होंने राजधानी, तो ये पाटलिपुत्र राजगृह से, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में किसने स्थापित की? तो उदयनी ने की, है ना। उदयनी ने किया, अजातशत्रु का पुत्र उदयनी ने पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी को बताया। तो ये शहर हर्यंक वंश के राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु से संबंध रखता है। जैसे बोला ना भाई, हर्यंक में 3 राजा आए प्रमुखता। ये 3 राजा कौन थे? हयंक डायनेस्टी के संस्थापक बिंबिसार हुए। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयनी हुआ। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है, और अजातशत्रु की भी हत्या जो है अब उदयनी ने भी किया था। तो कभी कभी इसको हत्यारा वंश भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, पितृ हत्यारा वंश या हर्यंक डायनेस्टी इसको बोलते हैं। तो पितृ हर्यंक, है ना। तो ये शहर जो है हर्यंक वंश के राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु से काफी संबंध रखता है। और मैं बता दूं कि राजगृह में शांति स्तूप है, गृध्रकूट है आपका,
गृध्रकूट पर्वत प्राचीन खंडर में से एक है। सप्तपर्णी गुफाएं न सिर्फ बौद्ध पर्यटक बल्कि अन्य पर्यटक के लिए भी बहुत ही आकर्षक, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर कितना सुंदर ये शांति स्तूप आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, इनमें से सबसे प्रमुख आपको राजगृह का शांति स्तूप और गृध्रकूट पर्वत, ये सब सारे प्राचीन खंडर उस वक्त को देखने को मिलते हैं। वहीं पर बौद्ध भिक्षुक, मैंने जैसा कि बताया था, बौद्ध भिक्षुक जो महाकश्यप, बौद्ध भिक्षुक महाकश्यप के साथ अजात शत्रु ने भी यहाँ संरक्षण में, यहाँ पहला बौद्ध आपका बौद्ध काउंसिल की बात हमने की थी, तो बौद्ध काउंसिल, पहला बौद्ध काउंसिल राजगृह में ही तो स्थापित किया गया था, बौद्ध भिक्षुक महाकश्यप के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम और भगवान बुद्ध की शिक्षा को संरक्षित करने का फैसला किया गया और सूत पिटक ये सब बनाए गए। तो यहीं से ये शुरुआत होता है आपका। तो कई सवाल क्वेश्चंस आपको यहां पर बन जाएंगे, ठीक है। राजगृह से शांति स्तूप राजगृह जो है काफी प्रमुख है, ठीक है। अब चलिए ये देखिए शांति स्तूप राजगृह का, शांति स्तूप देख सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं वैशाली का। वैशाली वो स्थान, वैशाली लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली, और पूरी दुनिया को सबसे पहले गणराज देने वाला जो कोई अगर महाजनपद था तो वैशाली। गणराज का मतलब क्या होता है? गण का मतलब लोग होते हैं, लोगों का राजन शासन व्यवस्था। जैसे लोकतंत्र है एक ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। तो ऐसा राज्य जो लोगों के द्वारा, आप हमारा आज भारत क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, गणराज। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, भारत कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज। तो गणराज शब्द जो है पहली बार वैशाली से शुरू हुई। वैशाली गणराज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 9 ऐसे छोटे मोटे सभी लोग मिलकर एक राजा चुनते थे। राजा जन्म के आधार पर नहीं हुआ करता था उस वक्त, राजा गण अर्थात लोगों के द्वारा चुना हुआ करता था। तो वैशाली ने पूरी दुनिया को गणराज शब्द वैशाली ने दिया, और यह गणराज जो है 6ठी शताब्दी के आसपास के जो महाजनपद हुआ करते थे, वो आसपास के महाजनपद को, जिसको विजयन भी कहा जाता, विजयन महासंघ का, क्योंकि विजी महाजनपद में आता था वृजी, सो ये वृजी का हिस्सा हुआ करता था। और विजयन महासंघ जो है एक राजा को चुनते थे वो अपने महाजनपद के लिए, वो राजा जो गणराज कहा जाता था। और आपको बता दे कि जो अशोक स्तंभ है भारत का, अशोक स्तंभ, जो विशाल किला संग्रहालय और 52 पोखर मंदिर, ये काफी वहां आकर्षण का केंद्र बन जाता है वैशाली के अंदर में। तो अशोक स्तंभ, विशाल किला संग्रहालय और 52 पोखर मंदिर, ये वैशाली में काफी कुछ देखने को आपको मिलेगा। साथ साथ में इस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और अपने संभावित महापरिनिर्वाण की घोषणा भी की थी कि भाई हम आफ्टर कुछ वर्षों के बाद जो हमारा महापरिनिर्वाण अर्थात हम अपने देह को त्याग कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भाई मोक्ष वैसी कोई बात तो कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने खुद के ऊपर अपना नियंत्रण उन्होंने कर लिया, ठीक है। सो इस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया तथा अपने संभावित महापरिनिर्वाण की भी घोषणा की, और फलतू वो जाकर कुशीनगर में उन्होंने अपना परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण उन्होंने किया, है ना। साथ साथ में ये वैशाली जो है दूसरा बौद्ध परिषद, यहाँ पर सबाकी, अब सबाकमी की अध्यक्षता में राजा, उस समय के राजा काल अशोका हुआ करते थे, तो काल शोका के संरक्षण में यहाँ पर दूसरा बौद्ध परिषद भी हुआ। तथा यात्रा वृतांत में चीनी जो है खोजकर्ता फाहियान और वेनसांग ने के द्वारा भी इस शहर के बारे में काफी उल्लेख मिलता है। इसका प्रयोग आगे चलकर 1861 में अंग्रेज जो पुरातत्विक जो अलेक्जेंडर कनिंगम हुआ करते थे, अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एशियाटिक सोसाइटी से भी उनका संबंध है कनिंगम का, तो कनिंगम जिन्होंने पुरातात्विक विभाग भारत के अंदर में उन्होंने बनाया, और उनके अध्यक्ष भी कनिंगम हुआ करते थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। 1861 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई। तो कनिंगम ने बिहार के वैशाली जिले में उन्होंने काफी कुछ खोज किया, और वर्तमान में बसरा गांव के साथ साथ सबसे पहली बार वैशाली की पहचान भी यहीं से। तो ये देख सकते हैं वैशाली का आप यहाँ पर जो
अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर विशाल किला है, संग्रहालय है, बामन पोखर है, बहुत सारी चीज वैशाली के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कुकी, ये है आपका कुकरीहार। कुकरीहार जो है बौद्ध विहारों के अवशेष है जो अब टीलों में बदल चुका है। अब जब खुदाई के बाद यहाँ पर बुद्ध की कांसे की बनी बहुत सारी मूर्तियां मिली, साथ साथ में 148 बेहतरीन कलाकृत और बौद्धिस्ट और बहुत सारे स्तूप अनुष्ठान भी वहां पर देखने को मिली। तो इसके लिए भी कुकरीहार जो है काफी प्रचलित है। साथ साथ में आप देख सकते हैं लौरिया नंदगढ़ जो बहुत फेमस है, आपको इससे भी बहुत प्रश्न मिलते हैं। तो जो लौरिया नंदगढ़ है यह स्थान उस वक्त का है जब राजा अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और वहां पर 26 मीटर के एक विशाल स्तूप बनाए गए जो पूरी विश्व में ये फेमस है। ये तो यह स्थान राजा अशोक के द्वारा बनाए गए 26 मीटर के विशाल स्तूप के लिए लौरिया नंदगढ़ फेमस है। इस स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां सजो कर रखी गई है। जो उनकी अस्थियां थी मरने के बाद, वो अस्थियां को इसी लौरिया नंदगढ़ में उसको रखा गया है। और सबसे आखिरी अगर हम बात करें यहां पर पाटलिपुत्र, पटना। पटना, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर अगर किसी को माना जाता है तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे प्राचीनतम है ना शहर माना जाता है। और इसकी स्थापना मगध के शासक अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु ने इसकी स्थापना, तो कई बार होगा कि भाई पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजात शत्रु ने। लेकिन अजात शत्रु का पुत्र उदयनी जो है उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने करवाई और राजगृह से उदयनी के द्वारा, जो अजात शत्रु का पुत्र था उदयनी के द्वारा राजगृह से पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी को स्थापित किया गया है ना। तो पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र का नाम जो है ये आई थिंक औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था अजीमा, तो उसने अपना कुछ दिनों के लिए इसका नाम भी बदल दिया था अजीमाबाद, लेकिन लोगों ने प्रचलन में इसको नहीं लाया, इसलिए पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र ही रखा गया। बहुत लोगों ने उसे बदलने की कोशिश किया, इसके नामांकन किए, परंतु ये पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र ही रह गया। और आज के दौर में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसकी, जो कि बिहार की राजधानी है। तो पटना किसके द्वारा बनाया गया? अजात शत्रु के द्वारा 490 में 419 ईसा पूर्व में बनाया। ये गंगा नदी के तट पर एक छोटे किले जिसको हम पाटली ग्राम के तौर पर जाना भी जाता है, और वहां पर एक पटन देवी भी है ना। तो ये शहर जो है हयंक वंश, मौर्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और शेरशाह के साम्राज्य से काफी संबंध रखता है। तो ये जो स्थान जो है पाटलिपुत्रा में इतिहास के कई ऐसे जो डायनेस्टी इसके अंदर में छुपे हुए हैं। आप एक देख सकते हैं पटना के अंदर में इतने सारे चीज हैं जो आपको देखने के लिए बहुत, जैसे पटना संग्रहालय हुआ, कुम्हरार हुआ, गोलघर, शहीद स्मारक, हर मंदिर तक जो गुरु गोविंद जी के द्वारा, पत्थर की मस्जिद, शेरशाह सूरी के मस्जिद, खुदा बख्श, ओरिएंटल लाइब्रेरी, सब आपका सदाकत आश्रम, अगम कुआं, गांधी सेतु, पादरी की हवेली, जैविक उद्यान और आधुनिक तारामंडल पर्यटक के लिए काफी आकर्षक का एक मुख्य केंद्र पटना में है। तो पटना में बहुत सारे ऐसे जो पर्यटक के लिए देखने के लिए, और इससे आपको बहुत सारे चीज दिखा जा सकता है। वहीं पर सबसे प्रमुख एक हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में। जैसा कि हमने बताया कि उस वक्त जो 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करते थे, एक पहला जो था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि तीनों आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और यह एकमात्र ऐसा बौद्ध स्थान है जहां बुद्ध कभी नहीं गए। बुद्ध जो है भागलपुर में विक्रमशिला में कभी नहीं गए, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई भी? 8वीं सदी में इसकी स्थापना के दौरान जो है उस समय राजा धर्मपाल था, पाल डायनेस्टी के राजा जो है धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया गया था, और उसी के शासन काल में यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र बना। तांत्रिक बौद्ध धर्म मतलब ब्रजायन,
तीन हिन्यायन की बात हमने की थी, महायान की बात की थी, वहीं पर एक और भी आया ब्रजयान। तो ब्रजयान की जो पढ़ाई जो है, जिसको आप तांत्रिक बौद्ध धर्म का नाम भी दिया जाता है, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है यहीं से शुरू, यहां पर इसकी पढ़ाई होती थी, जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और धर्मपाल के द्वारा यह स्थापना किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? धर्म के द्वारा, कि धर्मपाल के द्वारा, राजा धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी का था उसके द्वारा किया, और साथ साथ में तांत्रिक बौद्ध भी यहीं से शुरू हुआ। ये देख सकते हैं लौरिया नंदन, ये लौरिया नंदन गढ़ है आपका, है ना, बुद्ध स्तूप, अशोक स्तूपा के तौर पर आप देख सकते हैं, और यहीं पर गौतम बुद्ध के जो अस्थि जो है इसी के अंदर में स्थापित किया गया है। एक गोल गुंबज भी बना हुआ है साथ साथ में, और आपका विशाल स्तंभ भी अशोक के द्वारा इसमें बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं कितना सुंदर, आप देखने योग्य वाली बात। तो इस तरीके से हमने गौतम बुद्ध की पूरी कहानी को हमने 2-3 क्लासों में सिमेट दिया। इससे बाहर आपके बीपीएससी के अंदर में या यूपीएससी के अंदर में इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप इस क्लास को आप एक बार 2 बार आप जितना हो सके आप देखिए। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित, और इसके बिहार के कुछ तथ्य पर भी हम बात करेंगे, और साथ साथ में तो इसकी कहानी जो एक सीरीज के फॉर्म में चल रहा है बिहार जीके की, जो आप लगातार इसको आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही प्रमुख, आपके एग्जाम में भूमिका निभा सकता है ये आपका वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये आपकी इच्छा अनुसार आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन भी दबाएं कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।